28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से पहले इमरान खान साहब कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत का अपना प्रोग्राम वाड़ दिया। इन्हें जेल में दाखिल होने ना दिया जाए। साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन जाते जाते पाकिस्तान के साथ हाथ कर गए। जस्टिस सरदार इसहाक साहब का ये कहना है कि अमेरिका में औकात दिखा रहा है, यहाँ मोहसिन नकवी तकरीब का रास्ता भूल कर दूसरी जगह चल गए। लेकिन मौजूदा चीन की जो हुकूमत है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उन्हें आके भी इस बात की जो है वजाहत करनी चाहिए। हुकूमती कारकर्दगी है तो दूसरी तरफ तुसी नायब वज़ीर आज़म ने बात है कि जनाब साड़ी कारकर्दगी ठीक है, उससे अपनी तरह मंजी तले झाड़ू दें थल्ले लम्मे पा के नेतनयाहू ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੁੱਕੇ ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक बार फिर हाज़िर है और हम आपको हॉटस्पॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब ने पीटीआई से मुज़ाकरात बहाल करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया है और बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कौमी असम्बली की कमेटी मीटिंग में, यानी कि उस मीटिंग रूम में होगा जहाँ पे पहले भी उनके इजलास होते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब एक दिन पहले ही हुकूमत से हर तरह के मुज़ाकरात ख़त्म, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अंदिया दे चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। अब हुकूमत का एक मौक़िफ़ तो ये था कि अभी वो डेडलाइन नहीं आई, जो डेडलाइन हुकूमत ने कंसिडर की थी कि अगर मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान डायलॉग होंगे तो वो तारीख़ मंगल तक थी। यानी कि आज जैसे हम ये प्रोग्राम या वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जुमा है, तो कल हफ़्ता इतवार, सोमवार और मंगल, अभी उसमें 4 दिन डेडलॉक में बाकी थे। लेकिन हुकूमत ने इस दौरान अभी कोई पेशरफ़्त नहीं हुई थी, तो जो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आया और भी इस तरह के मामला चलते गए, जिसके बाद इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म, टाटा बाय-बाय किसी किस्म। अब क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ये अंदिया दे रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब इसमें बिल्कुल संजीदा नहीं हैं। उन्हें पता है कि इस मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। ये एक एक टैक्टिस है कि टाइम को आगे किया जाए। अब एक तरफ हुकूमत सच्ची है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का इनकार, इससे कई चीज़ें सामने आ जाएँगी। हो सकता है कि 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से पहले इमरान खान साहब कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें, किसी तहरीक का ऐलान कर दें या वो धरने का ऐलान कर दें या एहतजाजी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। लेकिन ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा क्योंकि इस पे गुफ्त-ओ-शनीद अभी जारी होगी। बाहर जो पीटीआई के लोग हैं वो भी बैठ के फ़ैसला कर रहे होंगे और इमरान खान साहब भी इस पे सोच-विचार कर रहे होंगे। लेकिन हुकूमत तो अपने तौर पे सच्चे होने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो बड़े मशहूर जिसे कहते हैं मुतहर्रिक कारकुन हैं पीटीआई के, शेर अफ़ज़ल मरवत का जो ना अडयाला जेल में दाखिला बंद कर दिया है और इमरान खान साहब ने शेर अफ़ज़ल मरवत का अपना प्रोग्राम वाड़ दिया है। वो कैसे हुआ? इमरान खान साहब ने शेर अफ़ज़ल को बतौर वकील पेश होते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी भी मुकदमे में अब पेश नहीं होंगे और उन्होंने इमरान खान साहब ने अडयाला जेल हकाम को बाकायदा तौर पर आगाह किया है कि शेर अफ़ज़ल मरवत मेरे वकील नहीं हैं, इन्हें जेल में दाखिल होने ना दिया जाए और जब शेर अफ़ज़ल मरवत गए अडयाला जेल तो उन्हें वापस भिजवा दिया गया था। इसके अलावा और भी लोग गए थे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए, जिसमें आतिफ़ खान थे, आलिया हमज़ा थे, अहमद बिच्चर थे, शाह फरमान थे, हाफ़िज़ फ़रत अब्बास थे, जुनैद अकबर थे। इन्हें भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और बात करनी है, वो पाकिस्तान का एक बड़ा सेंसिटिव मौज़ू था और पूरे जिसे कह लें कि कौम की एक अपील थी अमेरिकन इंतज़ामिया के पास और अमेरिकन सदर के पास। वो अपील ये थी कि पाकिस्तानी हुकाम ने आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई की अपील दायर की हुई थी साबिक़ सदर अमरीकी जो बाइडेन के यहाँ। लेकिन जब उनका आखिरी दिन था तो साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडेन जाते-जाते पाकिस्तान के साथ हाथ कर गए।
वो हाथ क्या किया? उन्होंने आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी, लेकिन साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन अपने बेटे की जो रहम की अपील थी, उसको उन्होंने मंज़ूर कर दिया। अब उस पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसको जब बाकायदा तौर पर आगाह किया गया, तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक खां उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। और साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सज़ा तो माफ़ कर दी, लेकिन हमारे कैदी रिहा नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये हमारी सफारती नाकामी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक साहब का ये कहना है कि अमेरिका हमें औकात दिखा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है। एक और मौज़ू जो साथ-साथ चल रहा है, उसमें भी थोड़ी-सी बात करनी थी। वो मौज़ू ये था कि हमारे वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी साहब, वो अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी हलफ़ सदारत की जो तकरीब थी, वहाँ पे शिरकत करनी थी, लेकिन वो अमेरिका पहले ही चले गए थे। अब एक और मामला सामने आ रहा है, वो मामला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब से तकरीबन 2 दिन पहले उन्होंने एक ऐसी तकरीब में शिरकत कर ली है, जो पाकिस्तान के सफ़ारती तल्लुकात पे कोई जिसे कह लें कि एक तनाव की सूरत-हाल इख्तियार कर सकती है, दरार डाल सकती है, वो है चीन से मुतल्लिक़। हम सबको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि चीन हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमको हर तरह से माली मुआवनत करता है, हमें सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भी इसका पूरी दुनिया में इज़हार करती है। ये तकरीब क्या हो रही थी, इसे बताता हूँ। अच्छा, हुआ ये है कि अमेरिकन कांग्रेस से जब वो मुलाकात की है, 2 अमेरिकन कांग्रेस से वो मिले थे। उन मुलाकात में जो उसकी तस्वीर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है हमारे पाकिस्तान के मीडिया में जो है उनकी उसकी तस्वीर भी आती रही हैं। एक वो 2 जो अमरीकी सियासतदानों से मिले, एक का नाम था जैक बर्गमैन और दूसरे थे थॉमस रिचर्ड सोज़ी। इन दोनों से मुलाकात की है। अच्छा, तकरीब का और इसकी मुलाकात का मैं अहवाल आपको बता देता हूँ। ये तकरीब थी न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ये एक तंज़ीम है, इसकी ये तकरीब थी। ये जो मौजूदा चीन की हुकूमत है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये उसकी मुखालफ है। और इनका मुतालबा ताइवान के हवाले से है। और ताइवान के हवाले से आपको बताऊँ कि पाकिस्तान अरसा दराज से ताइवान से अपने सफ़ारती ताल्लुकात से गुरेज़ा है। पाकिस्तान ने कभी भी ताइवान से अपने सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चीन ताइवान को अपना अटूट अंग कहता है, और ये जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना है, इनके बागी वहाँ पे काबिज़ हैं, और ये जो बागी हैं, ये अमेरिका की मदद से वहाँ पे बागी हैं। ये ऐसे ही है जैसे कश्मीर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा है। लेकिन क्योंकि हम चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जो चीन की रिपब्लिकन इस वक़्त चीन रिपब्लिकन कंट्री है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उससे किनारा कश रहते हैं। अब वो गलती से चले गए, या उन्हें अंदाज़ा नहीं था, या मोहसिन नकवी तकरीब का रास्ता भूल कर दूसरी जगह चले गए। इससे एक जिसे कहते हैं एक अलहदा एक मुतनाज़ा वहाँ तकरीब में जाने से एक डिबेट शुरू हो गई है। देखिए, मौजूदा चीन की जो हुकूमत है, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इस पे पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि वो गलती से गए थे, लेकिन हम पाकिस्तान जो है, वो चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी पर गामज़न है और गामज़न रहेगा। अब मैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये बता रहा था कि ये जो चीन का जज़ीरा है ना ताइवान, इसको मौजूदा चीन अपना अटूट अंग कहते हैं, और इस वक़्त वो अमेरिकन जो हमारे याफ़्ता बागी हैं, उनके कब्ज़े में है। अच्छा, इसमें ये जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि ये जो 2 लोगों से मिले थे, जैक बर्गमैन और थॉमस रिचर्ड सोज़ी, इसका भी हवाल साथ में बताऊँगा, लेकिन मैं एनएफसी का बता दूँ कि ये न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना क्या है? ये तंज़ीम जी 4 जून 2020 को चीनी मुनर्रफ गवाह वेंकट माइल्स गोवा और साबिक ट्रंप जो मशीर थे स्टीव बैनन, इन्होंने कायम की थी, और इसका मकसद ये था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना
और चीन में जमहूरी हुकूमत कायम करना। अगरचे ये तंजीम आज़ादी, इंसानी हकूक़ और कानून की बालादस्ती को फ़रोग़ देने का दावा करती है, लेकिन इसके बानियों पर धोखाधड़ी के इल्ज़ामात और तहरीक की महदूद हमायत या कानूनी हैसियत की कमी की वजह से एक मुतनाज़ा ये हैसियत रही है शुरू से। अब ये जो 2 लोगों से वो मिले हैं, उस पे तो ये दोनों लोग जो हैं, ये ऑलमोस्ट जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना है ना, इसको सपोर्ट करते हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को ये बयान जारी करना पड़ा कि वो गलती से वहाँ पे गए हैं। हम वन चाइना पॉलिसी पर गामज़न हैं, तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो सीपैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अलावा और भी जो प्रोजेक्ट है चीन के साथ चल रहे, हम कतई तौर पर भी चीन से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर ये गलती है, तो मेरा ख़्याल है कि वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी साहब, उन्हें आके भी इस बात की जो है वज़ाहत करनी चाहिए कि वो अगर वहाँ पे गलती से चले गए हैं, तो इससे कम से कम पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी। साथ मैंने बात करनी है हुकूमत पे। हुकूमत अपने बुलंदो-बांग दावे करती है कारकर्दगी के, लेकिन हुकूमत की अपनी कारकर्दगी ये है कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के लिए अपने लोगों को शामिल करना पड़ रहा है। वो क्या है जी? वफ़ाकी हुकूमत खुद ही समझ रही है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है और उसके लिए उन्होंने 20 रुकनी कमेटी कायम कर दी है और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, उन्हें इसकी कमेटी का हेड बनाया गया है और इस कमेटी का मकसद ये होगा कि अदारों में तावन, राब्ता बढ़ाने, शफ़ाफ़ियत लाने के लिए सिफ़ारिशात कायम की जाएगी। इसके अंदर 20 रुकनी कमेटी है, इसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, आलमी बैंक के अफ़सरान भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग शामिल हैं। सियासतदानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान शामिल हैं, हारून अख्तर साहब ये भी इसमें शामिल हैं और सेक्रेटरी माशी अमूर सलमान अहमद साहब ये भी इसमें शामिल हैं और आलमी बैंक के साबिक़ सदर आबद हसन भी इसमें शामिल है। अब ये देखिए हुकूमत, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, हुकूमत खुद ही समझ रही कि यार साडी कारकर्दगी ठीक नहीं हैगी, लिहाजा असीं अपनी कारकर्दगी नूं ठीक कर लई, अपने लोगों नूं भी शामिल करना चाह रहे हैं। अगर हुकूमत ने किसी कारकर्दगी को बेहतर करना है, तो आप कम से कम कोई ऐसे गैर जानबदार लोगों को शामिल करें जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। एक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, वो किद्दां मशवरा दे सकदा है कि जनाब शहबाज़ शरीफ साहब, तुसीं ये काम ठीक नहीं कर रहे। लिहाजा तुसीं इस तरीके नाल करो। कोई बाहर का आदमी आएगा, वही आपको, अगर हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, पीटीआई नूं शामिल कर लैन, पीपल्स पार्टी नूं शामिल कर लैन। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो एक बड़ा दिल करते, वो कह रहे कि मैं एक 20 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ, पीटीआई के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जेयूआई के लोग, एमकेएम के लोग, अपना कोई बंदा भी शामिल होगा। अपने अजीज़ जो उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, इसहाक़ डार, उन्होंने कमेटी दा हेड बना दिता है और हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन का आखिरी दिन है, यानी कि उनकी मुद्दत जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म होने को है। लेकिन अब अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके कि हमने नया इलेक्शन कमीशन किसको मुकर्रर करना है। अब ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमीशन बड़ी अहम पोस्ट होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनके 2 मेंबरान के ओहदों की मुद्दत आज मुकम्मल हो जाएगी, कल से वो नहीं होंगे। और अभी तक ये है कि आइन के तहत ये होता है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज़ में होना चाहिए। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है, ना तो वज़ीर-ए-आज़म ना अपोजिशन लीडर इस पे बात ही नहीं कर सके। कौन चलाएगा जी इसको? हुकूमत की कारकर्दगी है, तो दूसरी तरफ तुसीं नायब वज़ीर-ए-आज़म नूं पाता कि जनाब साडी कारकर्दगी ठीक करो। पहले खुद ते अपनी तरह मंजी थले झाड़ू दें, फिर ही काम होगा। नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। ये न्यूज़ शेयर करते वक़्त मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बतौर पाकिस्तानी। एक दुनिया का ज़ालिम शख्स, मक्कार, धोखेबाज शख्स और मकरूह शख्स जिसका नाम है नेतन्याहू, वो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इतना ज़ुल्म किया है, उस ज़ुल्म का जो हिसाब है ना, अल्लाह ताला उससे इस दुनिया में ले रहा है। हुआ ये है कि नेतन्याहू का बेटा है यायर नेतन्याहू, उसने अपने बेटे को ज़मीन पर नीचे लटाकर मुक्के मारे, यानी कि थल्ले लम्मे पा के नेतन्याहू नूं उहदे बेटे ने कुटिया है, रज के कुटिया है।
मुक्के मारे, चपेड़ा मारियां, घसुन्न, मुक्के, लत्तां, ठुड्डे, थल्ले लम्मे पै गया। रिपोर्ट ये किया है जी, कुवैती अखबार है अल जरीदा, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बेटे की जानिब से उन्हें ज़मीन पर मारने, गिराने का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। और याहिया नेतन्याहू ने अपने वालिद नेतन्याहू को ज़मीन पर गिराया, मारपीट की, उनका गला घोटा, जिस पर जब ये काम अंदर हो रहा था ना घसुन्न मुक्के वाला, तो उस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म के वालिद पर मामूर सीनियर सिक्योरिटी एहलकार थे ना, वो उनकी आवाज़ सुन के आ गए। मैं वो चीखो-पुकार कर रहे होना, यार मैनू बचाओ, मेरा बेटा मैनू पै गया, मैनू मारन लगा है। ये क्योंकि हमास ने वहाँ पे हमला किया था अक्टूबर 2023 में, तो वो बड़ा परेशान था, नीचे बंकर में छुप गया था। अच्छा, उनके चीखने पर जो सिक्योरिटी एहलकार है वो मौके पर पहुँचे और गुत्थम-गुत्था बाप बेटे को अलहदा किया। सिक्योरिटी एहलकार ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਸੁੱਟਦਾ नेतन्याहू दे, लेकिन क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म में प्रोटोकॉल है और उन दोनों को अलहदा किया। बेटे की जानिब से गला घोटने के बायस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हालत गैर हो गई। उन्हें दुरुस्त तरीके से सांस भी नहीं आ रहा था। उन्हें उल्टे तरीके नाल भी साह नहीं आना चाहिए, जिड्डा वो ज़ालिम शख्स है। और सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को पानी पिलाया और मुसलसल खांसी करने की वजह से जब वो उसने पानी पिलाया गया तो उसने उल्टी कर दी। एक बदबूदार शख्स है। तो इसराइली जो जनरल सिक्योरिटी सर्विस है उसने नेतन्याहू को के बेटे जो याहिया नेतन्याहू है उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया। उसने अमेरिका भिजवा दिया। अब वो ये एप्लीकेशन उन्होंने डाली थी कि उसे मुल्क में वापस लाया जाए, लेकिन इसराइली जो जनरल सिक्योरिटी है वो ये कह रही है कि ये अपने बाप के लिए ख़तरा है, तो उसे मुल्क में नहीं लाया जा सकता। वैसे नेतन्याहू पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है जनाब, बस यही बात। यही चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद है कि इस व्लॉग को आप आखिर तक देखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा के, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, शेयर होती रहें। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।